आइए आज देखते हैं हम लोग पेपर देखते हैं 3 अप्रैल का एनालिसिस करते हैं। अभी देश तोड़ने वाले की बात कर रहे हैं, वालों को सज़ा नहीं, टिकट देती है कांग्रेस। ये खबर आपके काम का नहीं है। संजय सिंह जेल में बंद थे, अब उनको जमानत मिल गई है शराब घोटाले वाले मामले में। अरुणाचल प्रदेश पर मूर्खतापूर्ण है चीन का कदम, भारत। अभी भी कुछ खबर आपके काम का नहीं है। इस सब अभी इलेक्शन का टाइम है, पता है आपको, सारा इधर उधर का खबर रहता है। आपको मैं लेके चलूँगा इस खबर पे जहाँ से आपके मुद्दा हो, आपके काम का मुद्दा हो। सीधे चलते हैं हम लोग। अभी भी कोई खबर आपके काम का नहीं है। कच्चा तीबू पर द्रवी गलत प्रचार नहीं। देखिए ये जो खबर है कच्चा तीबू वाला, तो ऐसा है कच्चा तीबू वाला मुद्दा, ठीक है। तो कच्चा तीबू वाला मुद्दा जो है, जब इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी और उसी समय देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जो श्रीलंका की थी, जिनका नाम था श्रीमाव भंडारनायके, ठीक है। तो इन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी। और कच्चा तीबू पर जो है, कच्चा तीबू इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, वो तमिलनाडु को गिफ्ट कर दिया था। तो देखिए करुणानिधि, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिवंगत एम करुणानिधि उस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे और केंद्र में बैठी कांग्रेस के कदम से भली भांति अवगत थे। इसके बाद भी उन्होंने उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने कहा कि इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कच्चा तीबू को चट्टान का एक छोटा सा समूह कहा था। और कच्चा तीबू किसको गिफ्ट कर दिया था? श्रीलंका को, ठीक है। कच्चा तीबू जो है श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था, एक द्वीप है। और गिफ्ट करने के बाद वहाँ के कि दोनों मछुआरे जाते हैं कच्चा तीबू पे, और दोनों मछुआरे जाते हैं। तो पहले श्रीलंका सरकार कोई ऐसे नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे श्रीलंका सरकार ने भारतीय मछुआरों को क्या किया कि इस पर मतलब गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। और भारतीय मछुआरे जब उधर जाते हैं मछली पकड़ने तो बहुत परेशान रहते हैं। तो इस चीज़ के कारण जो है, अभी इलेक्शन का टाइम है, तो कच्चा तीबू का विवाद जो है बहुत दिन से है। इस कच्चा तीबू के विवाद को उठा दिया गया है। कहा जाता है कि एक तरफ इंदिरा गांधी जी ने कच्चा तीबू श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया द्वीप, और दूसरी तरफ उनके ही पिताजी जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो कोको द्वीप भारत का म्यांमार को गिफ्ट कर दिया। और म्यांमार को गिफ्ट कर दिया तो भारत आज म्यांमार वहाँ पर म्यांमार चाइना को गिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब चाइना वहाँ पर निगरानी तंत्र लगा के और भारत की गतिविधियों को देखता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अभी तक कोई खबर, वही खबर थी कच्चा तीबू वाला, एक याद रखिए, कच्चा तीबू इंदिरा गांधी जी ने गिफ्ट कर दिया था श्रीलंका को। अब देखते हैं आगे, ये खबर आप पढ़ते हैं। क्या है कि बदलाव की प्रतीक्षा में नौकरशाही, बदलाव की प्रतीक्षा में नौकरशाही। देखते हैं, भारत की जिस नौकरशाही को देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस्पाती ढांचे की संज्ञा दिया था, यानी भारत में वो जो IAS IPS है, इस सेवा को आज़ादी के बाद समाप्त करने की बात कही जा रही थी UPSC को, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने UPSC को बचा लिया था और इसको इस्पाती ढांचे कहा था, इस्पाती ढांचा का संज्ञा दिया था। उसी ढांचे को लेकर के अब सरकार के भीतर से ही सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने बीते दिन 20 से 30 साल के लाखों युवा अपने जीवन में बहुमूल्य 8 साल सिविल सेवा की तैयारी में बर्बाद कर देते हैं। IAS IPS और दूसरे सेवाओं में जाने की मृण तृष्णा हर वर्ष लाखों युवाओं की ऊर्जा को बर्बाद कर रही है। कोचिंग संस्थान भी इसी रवैये की उपज है। सान्याल की बातों के आलोक में सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित कुछ बुनियादी बातों पर गौर करना उपयोगी होगा। आगे देखते हैं, सान्याल की बातों के आलोक में उपजे सिविल सेवा की
सिविल सेवा से संबंधित कुछ बुनियादी बातों पर गौर करना उचित होगा। वर्तमान में इस परीक्षा में बैठने की आयु 21 वर्ष से 37 वर्ष है, 21 वर्ष से 37 वर्ष के बीच है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए आयु सीमा 32 वर्ष है, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 32 वर्ष, ओबीसी के लिए 35 वर्ष और एससी एसटी के लिए 37 वर्ष है। तो ये पहले तो ये जान जाइए कि 21 से 37 यानी 21 वर्ष आप होंगे तब सिविल सेवा में बैठेंगे। 37 वर्ष देखें, लेकिन 37 वर्ष सबके लिए नहीं है, एससी एसटी के लिए 35 वर्ष, ओबीसी के लिए और जनरल के बच्चों के लिए मात्र 32 वर्ष है। ठीक है। और सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी 6 बार परीक्षा में बैठ सकता है। कितना बैठ सकता है? 6 बार बैठ सकता है। वही बात करें तो ओबीसी 9 बार बैठ सकता है इस परीक्षा में और एससी एसटी 16 बार बैठ सकता है। तो क्या आपने देखा, सामान्य वर्ग जो जनरल स्टूडेंट हैं वो कितने बार बैठेंगे? 6 बार। ओबीसी कितना बार बैठेगा? 9 बार। और एससी एसटी कितना बार बैठेगा? तो 16 बार बैठेगा इस परीक्षा में। ठीक है। पहली बार आयु सीमा और प्रयासों की संख्या को लेकर ही पहला प्रश्न जो है आयु सीमा और प्रयासों की संख्या को लेकर ही उठता है कि 1979 में दौलत सिंह कोठारी समिति, कौन सा समिति है? दौलत सिंह कोठारी समिति। तो दौलत सिंह कोठारी समिति का जो 1979 का सिफारिश है, ठीक है, पर सभी परीक्षाओं को मिला करके एक सिविल सेवा परीक्षा शुरू की गई और उम्र सीमा 26 से 28 की बात की गई। कितनी बात की गई? 26 से 28। उसमें 3 प्रयास सामान्य वर्ग के लिए और शेषों के लिए रियायत के साथ दिए गए थे। उसमें पहले उम्र 24 और 26 तक ही सीमित था। 28 वर्ष करने के पीछे तर्क था कि तब तक देश में साक्षरता दर कम थी और ग्रामीण क्षेत्रों में अभ्यर्थियों को मौका देने के लिए उसकी ज़रूरत थी। वस्तुतः मौजूदा आईएएस परीक्षा ब्रिटिशकालीन आईसीएस परीक्षा का बदला हुआ नाम है। ब्रिटिश शासन में इस सेवा में भर्ती की उम्र 19 साल फिर बढ़कर 21 साल कर दी गई थी। इसके पीछे ये सोच था कि प्रशासन चलाने के लिए हमें युवा चाहिए और युवाओं के बल पर ही ब्रिटिश ने दुनिया पर राज किया था। देखिए 21 वर्ष में भर्ती के लिए एज होता है 21 वर्ष, पहले 19 था ब्रिटिश काल में, फिर 21 वर्ष किया गया था। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद गरीबी और विशेष परिस्थितियों में सुधार की जरूरत थी, लेकिन सुधार के नाम पर बिगाड़ की नहीं थी। हमारी साक्षरता बढ़ी, समाज के सभी उच्च वर्ग शिक्षा हासिल कर रहे थे। बावजूद इसके प्रशासनिक क्षमता को दरकिनार करते हुए राजनीतिक रेवड़ी के नाम पर उम्र लगातार बढ़ाई जा रही थी। मंडल आयोग के बाद उम्र 28 से बढ़कर 30 साल हो गया। मंडल आयोग को पता है, मंडल आयोग जब बना था तो ओबीसी को आरक्षण 27% देन मंडल आयोग का है। तो मंडल आयोग के टाइम में इसका एज जो था 28 वर्ष था, वो कितना कर दिया गया? 30 वर्ष कर दिया गया। फिर सप्रसंग सरकार ने 2004 में आयु सीमा बढ़ा करके 30 से 32 कर दिया। ठीक है। आपको पता है 2004 से 14 जो है शासन रहा है किसका? कांग्रेस का शासन रहा है। तो कांग्रेस ने इसका एज बढ़ा दिया 30 से 32 साल। प्रश्न यह है कि उम्र की सीमा पार कर चुके अभ्यर्थी आईआईटी आदि से निकले हुए उन नौजवानों का मुकाबला कर सकते हैं जिनकी उम्र 21 से 25 साल की होती है। अधिक आयु सीमा और प्रयासों पर कई बार उंगली उठाई गई है। यह स्वाभाविक प्रतिभाशाली का चुनाव नहीं है। सुविधाओं के लिए देश की नीति नियता बनाने की चाह में रट्टा मारकर कोचिंग संस्थानों के डेरा डाले चंद युवाओं का मैदान ज़्यादा है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भी आयु सीमा और प्रयासों को कम करने की बात कही थी। प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस संबंध में कई समितियों की सिफारिश भी लंबित पड़ी है। आयु सीमा घटाने के सवाल पर कुछ लोग गरीबी की दुहाई देते हैं, लेकिन यह समझने की आवश्यकता है कि गरीबों का भला एक सक्षम, पारदर्शी और योग्य नौकरशाह ही कर सकती है। लुंज-पुंज और अपेक्षाकृत उम्रदराज लोग नहीं कर सकता। कुछ और सुधारों की ज़रूरत लगती है। यूपीएससी को इसका एहसास होगा कि 2011 में शुरू हुई सीसेट परीक्षा, सीटेट होता है ना, यूपीएससी में पहले सीसेट नहीं होता था, अब सीसेट होता है। तो सीटेट परीक्षा लगभग लॉटरी का खेल बन चुकी है। इससे पूर्व के आंकड़े बताते हैं कि पहले ऐसा नहीं था। मौजूदा प्रारंभिक परीक्षा में एक तरह की तुक्केबाजी हो रही है। पहली बार में इन सेवाओं में सफल होने वाले कई बार प्रारंभिक परीक्षा में भी फेल होता रहता है और लगातार प्रारंभिक परीक्षा में फेल होने वाला अचानक टॉपर्स में भी शामिल हो जाता है।
नौजवानों की मानसिक स्थिति पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और आत्महत्या तक की खबरें आती रहती है। कोठारी समिति की तो याद रखिए, कोठारी समिति का संबंध किससे है? यूपीएससी से। कोठारी समिति की मूल सिफारिशों में मुख्य परीक्षा का एक विषय प्रारंभिक परीक्षा में भी शामिल था। या तो उसे तुरंत वैसे ही वापस लाया जाए या मुख्य परीक्षा में से भी वैकल्पिक विषय को बाहर किया जाए। 2000 में प्रोफेसर अलग कमेटी 2000 ईस्वी में बना था। प्रोफेसर अलग कमेटी ने कानून और लोक प्रशासन जैसे विषय जोड़े जाने की बात कही थी। 2000 ईस्वी में प्रोफेसर अलग कमेटी बना तो उन्होंने कहा कि इसमें कानून और लोक प्रशासन भी जोड़ा जाए, जिसकी ज़रूरत हर नौकरशाह को अपने पूरे कार्यकाल में रहती है। ट्रेनिंग के दौरान इन विषयों को फिर से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी। पिछले 10 वर्षों में इस सुझाव को भी पूरी तरह लागू नहीं किया गया है। जो भी अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा पास करके साक्षात्कार देते हैं, उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें राज्य स्तर और दूसरे संस्थानों में मौका दे। लाखों उम्मीदवारों में यूपीएससी जैसे संस्थानों के इस स्तर तक पहुँचे हुए नौजवानों में कुछ तो योग्यता की होगी। उन्हें ऐसा अवसर न मिलने पर वे शहर दर शहर दूसरी परीक्षा में बैठते रहेंगे और कोचिंग संस्थान भी कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ते रहेंगे। सरकार और यूपीएससी को इसका एहसास होना चाहिए कि फिलहाल देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं की पहली प्राथमिकता यूपीएससी नहीं है। 21वीं सदी के अनुकूल उनकी योग्यता का फायदा अमेरिका, इंग्लैंड से लेकर पूरी दुनिया उठा रही है, लेकिन हम उन्हें सही अवसर देने में असफल रहे हैं। दुनिया भर के विश्वविद्यालय की तरफ भागते छात्रों की भीड़ और दुनिया की दिग्गज बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शीर्ष पर आसीन भारतीय नौजवान इसका प्रमाण है। आत्मनिर्भर भारत के लिए सुधार के कदम उठाने की जरूरत है, केंद्र के स्तर पर भी और राज्य के प्रशासनिक स्तर पर भी। संजीव सन्याल का सुझाव है और उचित होगा कि आम चुनाव के बाद नई सरकार स्टील फ्रेम में लगी हुई जंग को सबसे पहले ठीक करे। भारतीय प्रशासनिक सेवा की रीढ़ कहे जाने वाली नौकरशाही को ठीक किए बिना अमृतकाल में विकसित भारत का साक्षात्कार होना मुश्किल होगा। मोदी सरकार ने आज़ादी के बाद के उलझे हुए कई मसलों को सुलझाने में अपनी मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई है। अब समय आ गया है कि नौकरशाही में भी आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिले। तो आपने देखा यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन मैंने आपको इसका बताया, बदलाव की परिशिक्षा में नौकरशाही क्या क्या रही खास बातें। एक नज़र फिर से, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस्पात का ढांचे कहा। भारतीय वर्तमान प्रशासनिक ढांचे का पिता कहा जाए तो कौन है? सरदार पटेल हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आज़ादी के बाद ख़त्म करने की बात हो रही थी तो उन्होंने ख़त्म नहीं होने दिया। एज की बात कर ले, अगर आप तैयारी करते हैं तो एज जानना ज़रूरी है। कितना एज है? बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। 21 से 37 बरस, जबकि जनरल वर्ग का कोई है तो मात्र 32 बरस तक बैठेगा, ओबीसी बैठेगा 35 बरस तक और एसी एसटी बैठेगा 37 बरस तक, ठीक है। इसके लिए एक समिति बनी थी, 1979 में बनी थी, दौलत सिंह कोठारी समिति, ठीक है। तो दौलत सिंह कोठारी समिति जो बनी थी इससे संबंधित है। और दौलत सिंह कोठारी समिति की जो सिविल परीक्षा में एज थी, उन्होंने कहा था 26 वर्ष से 28 वर्ष करने का बात कहा था। 26 वर्ष होगा पहले, उससे उन्होंने कहा था कि 28 वर्ष करने की बात कहा था, ठीक है। तो 28 वर्ष के पीछे तर्क था, दौलत सिंह समिति कहा था। उसके बाद आपने देखा कि सरकार जो है 28 वर्ष से बढ़ा करके 30 वर्ष एज मंडल आयोग बनने के बाद किया गया था, 28 वर्ष से 30 वर्ष। 2004 में 30 से एज कर दिया गया था 32 वर्ष जनरल के लिए, लेकिन ओबीसी के लिए 35 वर्ष, एससी एसटी के लिए 37 वर्ष, ठीक है। ब्रिटिश काल में क्या एज था? ब्रिटिश काल में एज जो है पहले 19 वर्ष होता था, उसके बाद 21 वर्ष किया गया था। तो ये आपने देखा, काफ़ी अच्छा रहा। कच्चा तीबू पर टकरार। चुनावों के समय जब कोई नया मुद्दा उठाया जाए या किसी पुराने मुद्दे को नए सिरे से धार दे दिए, इसका ठिकाना नहीं होता। कच्चा तीबू का मुद्दा ऐसा ही है। भाजपा इस मुद्दे पर इसलिए आक्रामक है क्योंकि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक जब मांग करती रही है कि एक समझौते के तहत श्रीलंका को सौंपे गए इस द्वीप को वापस लिया जाए, वह इस मांग को लेकर मोदी सरकार पर दबाव भी बनाती रही है, लेकिन सूचना अधिकार कानून से मिली इस जानकारी से उसे निरुत्तर सा कर दिया है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब इस द्वीप को श्रीलंका को देने का समझौता किया था, उस समय तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक भी इसके पक्ष में थी। देखिए अब कहानी निकल के आ रहा है, आरटीआई से पता चल गया पूरा कहानी। जिस समय इंदिरा गांधी जी गिफ्ट की थी उस समय द्रमुक सरकार ही थी वहाँ पर और उसने साथ दिया था गिफ्ट करने में, और जबकि बार बार सरकार को कहती है हमको वापस चाहिए। भाजपा ने इस तथ्य को सामने रखकर को जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब न तो द्रमुक दे पा रहा है न ही कांग्रेस दे पा रहा है। जहां द्रमुक के पास केवल यही कहने को
है कि आखिर भाजपा को अब यह मसला क्यों याद आ रहा है। वहीं कांग्रेस कच्चा तीबू समझौते पर कुछ कहने के स्थान पर यह आरोप उछाल रही कि मोदी सरकार ने भी तो बांग्लादेश को कुछ इलाके दिए थे। यह भूल रही है कि बांग्लादेश को कुछ इलाके दिए थे और कुछ उससे लिए भी थे। कच्चा तीबू को श्रीलंका को सौंपने से तो भारत घाटे में ही रहा ना। यह ठीक है कि कच्चा तीबू को श्रीलंका को सौंपने से दशकों पुराने समझौते को आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इसकी तह तक तो जाना ही चाहिए। आखिरकार इस द्वीप को श्रीलंका को देने के बदले भारत को हासिल क्या हुआ। इस समझौते के चलते तमिलनाडु के मछुआरों को बहुत सारा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समझौते के सामना करना पड़ता है क्योंकि पहले उन्हें इस द्वीप तक जाने और वहां पर अपना जाल सुखाने की सुविधा थी। समझौते के बाद भारतीय मछुआरों से न केवल यह अधिकार छीन लिया गया, बल्कि श्रीलंका की नौसेना उन्हें तंग करके और गिरफ्तार करने का अधिकार मिल गया है। श्रीलंका का नौसेना आए दिन तमिलनाडु के मछुआरों की गिरफ्तारी करने के साथ उनकी नौकाएं भी जब्त कर लेती हैं। साथ ही इन मछुआरों के लिए यह एक भावनात्मक मुद्दा भी है और उसकी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ भी। कांग्रेस जिस तरह कच्चा तीबू समझौते से भारत को होने वाला लाभ गिनाने की स्थिति में नहीं है, उसी तरह उसके पास इस सवाल पर भी कोई ठोस जवाब नहीं है कि जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तानी सेना के कब्जे में बने रहने के बाद भी तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने युद्ध विराम करने का घोषणा क्यों किया और क्यों संयुक्त राष्ट्र संघ में लेकर चले गए। यह प्रश्न इसलिए विचलित करता है क्योंकि भारतीय सेना इस इलाके में घुस आई पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने की स्थिति में थी और यदि उसे कुछ दिनों का समय और मिलता तो पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा होता। कश्मीर समस्या से दर्द नहीं बनता। और एक बात मैंने आपको और भी चर्चा किया कि मान लीजिए कि जिस प्रकार से कच्चा तीबू का बात जो हो रहा है, कच्चा तीबू दे दिया इंदिरा गांधी जी ने, दे दिया श्रीमाओ भंडार नायके जो दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री नहीं थी, राष्ट्रपति थी, नहीं प्रधानमंत्री ही थी, प्रधानमंत्री थी श्रीलंका की, उनको दे दिया अपने दोस्ती के चक्कर में। इसी तरह इनके पिताजी ने जो है म्यांमार गिफ्ट कर दिया, म्यांमार को कोको द्वीप गिफ्ट कर दिया, म्यांमार को कोको द्वीप गिफ्ट कर दिया। ठीक है, उस कोको द्वीप को म्यांमार ने क्या किया, चाइना को दे दिया भाड़ा पर, और चाइना वहाँ से भारत का निगरानी करता है। इनके पिताजी ही ने क्या किया कि पाक अधिकृत कश्मीर जब पाकिस्तानी सेना घुस गई थी कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में घुस गई थी, तो मान लिए कि भारतीय सेना के पास में पावर था कि खदेड़ के बाहर कर देता, लेकिन ये बिना मतलब के यूएनओ में मुद्दा लेके चले गए। तो ये सब गलती है कांग्रेस की, इस चीज़ को मानना चाहिए। और ये सब समय आ रहा है कि भारत इन सब चीज़ों को वापस लेने के लिए खड़ा हो चुका है और बिल्कुल वापस लेके रहेगा। आगे देखते हैं, बाबा रामदेव और बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। देखिए बाबा रामदेव जो हैं अभी जो है बीजेपी के समय में, बाबा रामदेव का जो जिस प्रकार से जीडीपी बढ़ा है, हमें लगता है कि दुनिया में किसी कंपनी का नहीं बढ़ा होगा। बाबा रामदेव ढेर सारा पैसा कमाए हैं, ठीक है। और अब बाबा रामदेव को जो है सुप्रीम कोर्ट जो है बाबा रामदेव और इनका जो चेला है बालकृष्ण, आचार्य बालकृष्ण, दोनों पे सुप्रीम कोर्ट अब नज़र रख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुमने कैसे कह दिया कि मैं इस बीमारी का जड़ से इलाज करूंगा, झूठा प्रचार करते हो। बाबा रामदेव बिना शर्त के जाके माफ़ी मांगे हैं। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, मैं तुम लोग दोनों पे मुकदमा चलाऊंगा, और फिर 10 अप्रैल को बुलाया है, दोनों को बुलाया गया है, ठीक है। तो जान जाइए कि जस्टिस इसमें थे न्यायमूर्ति हिमा कोहली और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ जो है देख रही थी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। तो बाबा रामदेव जो है इस बार बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आगे चलते हैं, यूएनओ मुख्यालय में मनाया 4 अरब लोगों को भोजन परोसने की स्थिति का जश्न। यूएनओ मुख्यालय ने मनाया है। दिल्ली में बंगले में लगी आग, मीट कारोबारियों की 2 बेटियों की मौत। खबर आपके काम का नहीं है। पूर्वी लद्दाख में बर्फ में फंसे आईटीबीपी के जवानों का बीआरओ के हिम वीरों ने बचाया, ठीक है। पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध सुधारने की उम्मीद, ठीक है। तो ख्वाजा आरिफ जो हैं रक्षा मंत्री, वहाँ के रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत के में चुनाव के बाद सुधर सकते हैं दोनों देशों के संबंध। आर्थिक तंगी से जुड़े पाकिस्तान भारत के साथ संबंध बनाने की बेचैनी में है, ठीक है, बेचैनी में है। और इसका अंदाज़ा है कि वहाँ का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, ये ख्वाजा आसिफ वहाँ का रक्षा मंत्री है, ख्वाजा आसिफ, ये चाह रहा है भारत से अच्छा संबंध करना, लेकिन इनको करने दिया जाएगा तब ना, फिर से बमबारी हो जाएगा। भारत का समुद्र पहरेदार 3 दिन के लिए पहुंचा वियतनाम।
भारतीय तटरक्षक जहाज, समुद्र पहरेदार, आसियान देशों। भारत का तटरक्षक जो है जहाज, भारत का तटरक्षक जहाज है, नाम है क्या? समुद्र पहरेदार। ठीक है, तो समुद्र पहरेदार आसियान देशों में विदेशी तैनाती के तहत मंगलवार को वियतनाम के हो ची मिन्ह बंदरगाह पे, तो याद कर लीजिए हो ची मिन्ह बंदरगाह कहाँ है? वियतनाम है, वहाँ पे पहुँच चुका है। यह विशेष प्रदूषण नियंत्रण जहाज मनीला का दौरा कर चुका है। ठीक है, और आसियान आपको पता है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है। ठीक है, तो ये फिलीपींस, वियतनाम और ब्रुनई में भी तैनाती कर चुका है अपना। भारत का जो है समुद्री पहरेदार, क्या नाम है इसका? भारतीय तटरक्षक जहाज का नाम ही है समुद्री पहरेदार। यह तैनाती भारतीय तटरक्षक की दुई संबंधी पक्षों को दिखाने का काम करता है। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं और कोई खबर। बाल्दी मोड़ में खोला गया अस्थायी वैकल्पिक चरण। बाल्दी मोड़ से रिलेटेड मैंने पिछले कई वीडियो में बताया है आपको। बाल्दी मोड़ में आपको पता है कि क्या हुआ था, जहाज वहाँ पर जो था बाल्दी मोड़ में जो है अमेरिका का जो बाल्दी मोड़ जगह है वहाँ पर पटापस्को नदी है। ठीक है, तो पटापस्को नदी पर एक पुल था, जिस पुल का नाम क्या था? फ्रांसिस स्कॉट पुल। जगह का नाम है व्लादिमीर। ठीक है, और 22 जो है भारतीय दल जो है चला रहा था इस मालवाहक जहाज को, और ये जो है सिंगापुर का जहाज था। अमेरिका के बाल्दीमोर से जा रहा था कहाँ पे? श्रीलंका जा रहा था, और एक जो है क्रैश कर गया, और क्रैश के चक्कर में पूरा पुल टूट गया। इसमें जान माल की हानि नहीं हुई। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारतीय चालक दल का सराहना किया था। मयंक की देखिए, मयंक यादव की बात हो रही है। भारत को एक मतलब समझिए कि बहुत ही हाई स्पीड बॉलर मिल चुका है। कितना? तो 155.8 किलोमीटर की रफ्तार फेंक रहे हैं। 155.8 किलोमीटर की रफ्तार फेंक रहे हैं। कल भी पूरी तरह से आरसीबी को इसने बर्बाद करके रख दिया है मयंक यादव ने। 4 ओवर में 14 रन दे करके और 3 विकेट कल भी लेने का काम किया है। पिछला दिन भी 3 विकेट लिए थे। तो ये जो मयंक अग्रवाल एक बल्लेबाज है, मयंक यादव है बॉलर है, इनका भी चल रहा है, जलवा चल रहा है। साथ में समझिए क्विंटन डी कॉक ने आतिशी पारी खेली थी, लेकिन क्विंटन डी कॉक का पारी जो है वो काम नहीं आया। ठीक है, क्विंटन डी कॉक जो है बहुत अच्छा खेले थे, बाकी इनका पारी काम नहीं आ पाया। नहीं, काम आ पाया ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। क्विंटन डी कॉक जो है वो बल्लेबाज कहाँ के हैं? तो क्विंटन डी कॉक बल्लेबाज है लखनऊ के। वो बनाए थे 56 गेंद में 81 रन बनाए थे, 8 चौके। ठीक है, और 6 छक्के, 5 छक्के इन्होंने लगाया था। और उसके बाद निकोलस पूरन तो पता ही है कितना डेंजर है। 5 छक्कों की मदद से निकोलस पूरन भी 40 रन बनाए थे। और कल लगातार तीसरी हार हुई आरसीबी की। दुनिया का सबसे घटिया टीम आरसीबी है। आरसीबी को मैं नहीं कभी देखता हूँ जीतते हुए, जबकि अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। पता नहीं इस टीम को किसकी नज़र लग गई है। लेकिन आप अगर आरसीबी के फैन हैं तो याद रखिए कि महिला प्रीमियर लीग जो होता है WPL, उसमें जो है दूसरा बार जो आयोजन हुआ है तो दिल्ली को हरा करके महिला प्रीमियर लीग आरसीबी की महिला टीम ने जीत लिया है। तो थोड़ा सा आपके लिए खुशी की खबर है। अब आगे देखते हैं कोई काम की खबर है कि नहीं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह समेत 54 यानी राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो गया। केमिकल फैक्ट्री में आग लग गया है। तो नवी मुंबई में मंगलवार को केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। आसपास के कुछ औद्योगिक इकाइयों को चपेटा में ले लिया। फिलहाल इससे किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आईएसए ने हरियाणा के एक IPS अधिकारी ने ज़मीन की खरीद बिक्री पर छोड़ दीजिए। इसको एक आपके काम का नई खबर है। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ वीगन डाइट से मधुमेह रोगियों को हृदय का खतरा कम। वीगन डाइट। दिल्ली चंडीगढ़ में इस बार सर्दियों में बढ़ा प्रदूषण का स्तर। अब आप इसमें खबर हो चुका है कंप्लीट। आज यहीं तक। ठीक है, आप आराम से पूरी खबर को सुनिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है।